हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पार्ट 1 ऑनर्स और सब्सिडियरी पाठ्यक्रम से फर्स्ट पेपर से क्लास लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत पेपर से आज मैं संप्रभुता, सोवरेनिटी, संप्रभुता पर अपना विचार व्यक्त करूंगा। मुझे आशा है कि आप सभी मेरे इस वीडियो रिकॉर्डिंग टीचिंग से लाभान्वित होंगे। संप्रभुता के ऑस्टिन के सिद्धांत, ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। किसी भौगोलिक क्षेत्र या जन समूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता यानी सोवरेनिटी कहा जाता है। सार्वभौम सर्वोच्च विधि निर्माता एवं नियंत्रक होता है, यानी संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। संप्रभुता के ऑस्टिन के सिद्धांत के बारे में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता क्या है। इस संबंध में 19वीं शताब्दी के एक विद्वान ऑस्टिन ने विशेष रूप से विचार व्यक्त किया और इसका बड़ा विद्वतापूर्ण प्रतिपादन किया है कि कानूनी रूप से प्रभु कौन है। उसके अनुसार कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य जो स्वयं किसी वैसे ही उच्च सत्ताधारी के आदेश पालन करने का अभ्यस्त न हो। यदि किसी मनुष्य समाज के बड़े भाग से अस्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में हो, तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज में प्रभु होता है और वह समाज एक राजनीतिक व स्वाधीन समाज होता है। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी इस कथन के विश्लेषण से उसकी विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार के अनुसार प्रभुता की पहली विशेषता यह है कि प्रभु कोई निश्चित मनुष्य होना चाहिए। जैसा कि निश्चित शब्द से स्पष्ट प्रकट होता है, प्रभु ऐसा होना चाहिए जो अस्पष्टतया दृष्टिगोचर है और जिसे लोग सब अधिकारों के स्रोत के रूप में स्वीकार कर सकें। परिणाम स्वरूप प्रभुता ऐसी भावनाओं के प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती जिन्हें हम सामान्य इच्छा अथवा प्राकृतिक कानून कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्टिन के अनुसार प्रभु मनुष्य होना चाहिए, अर्थात जैसा कि प्राचीन समय में समझा जाता था, प्रभुता ईश्वर अथवा देवताओं में निहित नहीं मानी जा सकती और न ईश्वरीय कानूनों जैसी किसी वस्तु को ही ऑस्टिन के प्रभुता संबंधी विवेचन में कोई स्थान मिल सकता है। जैसा कि गार्नर ने कहा है, यदि सर्वोपरि सत्ता जैसा हमें रूसो ने सिखाया, न तो सामान्य इच्छा हो सकती है, न मनुष्यों की संगोष्ठी हो सकती है, न निर्वाचक मंडल हो सकता है और न लोकमत, नैतिक भावना, सहज विवेक, ईश्वरीय इच्छा
अथवा ऐसी ही अन्य कोई भावना हो सकती है, बल्कि वह एक ऐसा निश्चित मनुष्य अथवा ऐसी सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रतिबंध न हो। दूसरी विशेषता, ऑस्टिन के विचार की दूसरी विशेषता यह है कि सर्वोपरि सत्तावान प्रभु अपने जैसा अन्य किसी सत्तावान के आदेशों के पालन का अभ्यस्त नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु अन्य किसी सत्ता का आश्रित नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं ही सर्वोपरि होता है। जैसे स्वाधीनता से पूर्व भारत का गवर्नर जनरल भारत में निश्चित सत्ताधारी मनुष्य था, किंतु ऑस्टिन के प्रभुता संबंधी प्रतिपादन के अनुसार वह प्रभु नहीं था, क्योंकि उसे एक अन्य सत्ताधारी अर्थात भारत सचिव के आदेशों का पालन करना पड़ता था। इस प्रकार उक्त कथन से यह अभिप्राय हुआ कि प्रभुत्व शक्ति अनियंत्रित एवं अमर्यादित होती है और उसके कृत्यों पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। प्रभुता इस प्रकार पूर्ण एवं अनन्य होती है। प्रिय छात्रों, तीसरी विशेषता यह है कि ऑस्टिन के विचार की तीसरी विशेषता यह है कि सर्वोपरि सत्ताधारी प्रभु समाज के एक बड़े भाग से अस्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सत्ताधारी व्यक्ति को प्रभु तभी कहा जा सकता जब वह ऐसी स्थिति में हो कि शासित समाज के एक बड़े भाग से अस्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन करा सके। समाज के एक बड़े भाग द्वारा आज्ञा पालन व उस आज्ञा पालन का स्थायित्व, ये दोनों प्रभुता के आवश्यक तत्व हैं। यदि कोई सत्ताधारी मनुष्य किसी समाज के एक अंश से अस्थायी रूप में अथवा समाज के एक बड़े भाग से अस्थायी रूप में ही अपने आदेशों को पालन करा सकता है, तो उसे हम प्रभु नहीं कह सकते। किसी समाज में कोई सत्ताधारी व्यक्ति तभी प्रभु कहा जा सकता है जब वह अपने आदेशों का समाज के एक बड़े भाग से अस्थायी रूप से पालन कराने की स्थिति में हो। जहाँ पर ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की बहुत सारी विशेषताएं बतलाई है, वहीं पर ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। आलोचना के संदर्भ में यह पहली आलोचना कह सकते हैं कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि इसका यह प्रतिपादन कि प्रभु कोई निश्चित व्यक्ति होता है तथा उसमें ही प्रभुता निहित होती है, लोकतंत्र की इस मान्यता के विपरीत है कि राज्य की प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है तथा लोकमत या जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि है। यदि हम ऑस्टिन के सिद्धांत को स्वीकार करके यह मान लेते हैं कि प्रभु एक निश्चित व्यक्ति होता है और उसी को प्राप्त सर्वोपरि शक्ति प्रभुता होती है, तो रूसो द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत, जिसके अनुसार प्रभुता जनता में निहित मानी जाती है, निरर्थक हो जाता है। ऑस्टिन के कानूनी प्रभुता के मामले का परिणाम वस्तुतः यह होगा कि हमें लोक प्रभुता तथा राजनीतिक प्रभुता दोनों प्रकार की प्रभुताओं की सत्ता अस्वीकृत करनी पड़ेगी। दूसरी आलोचना, इस सिद्धांत के अनुसार उच्च सत्ताधारी का निश्चित होना आवश्यक है। यह सत्य है कि विशुद्ध वैधानिक रूप से उच्च सत्ताधारी निश्चित होना चाहिए, जिससे यह अस्पष्टता आ सके, किंतु उच्च सत्ताधारी की यह निश्चयात्मकता तभी हो सकती है जब उच्च सत्ताधारी कोई एक व्यक्ति हो। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित निश्चयात्मकता लोक प्रभुता अथवा राजनीतिक प्रभुता में नहीं पाई जा सकती। वस्तुतः उसकी सत्ता के ऊपर, जिनमें कानूनी प्रभुता निहित होती है, राजनीतिक प्रभु तथा लोक की सत्ता होती है। आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्य में संसद का नियंत्रण
निर्वाचक ग्रहण करते हैं तथा निर्वाचकों पर स्वयं लोकमत का प्रभाव पड़ता है। अतः प्रभु को पूरी तरह निश्चित करना संभव नहीं है। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की तीसरी आलोचना यह है कि इस सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि प्रभु निरंकुश होता है तथा वह जो आदेश देता है वही कानून होता है, अशुद्ध है। वस्तुतः कानून का स्रोत केवल प्रभु ही होता हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसके अन्य अनेक स्रोत भी होते हैं। चाणक्य द्वारा प्रतिपादित तथ्य पर आधारित धर्म, औचित्य या न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परंपरागत नियम व प्रथाएं तथा राजा के आदेश, इन चार स्रोतों में राजा का आदेश भी एक स्रोत के रूप में है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार तो कानून निर्माण के आधार के रूप में राज के आदेशों की अपनी कोई पृथक सत्ता हो ही नहीं सकती, अपितु राज के द्वारा वे ही कानून लागू हो सकते हैं तथा जनता को वे ही कानून सरंतम मान्य हो सकते हैं जिनका आधार परंपरागत न्याय व औचित्य हो। यही कारण है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार परंपरागत प्रथाओं, न्याय संबंधी निर्णयों, वैधानिक टीकाओं तथा औचित्य पर आधारित राजकीय अव्यवस्थापन को कानून का स्रोत माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च सत्ताधारी को कानून के रूप में आदेश देने की निरंकुशता पूर्णतः नहीं होती, क्योंकि उसे अपने आदेशों के लिए विविध परंपराओं पर आधारित औचित्य पर निर्भर करना पड़ता है और वह कानून का एकमात्र स्रोत नहीं होता। चौथी विशेषता आलोचना के रूप में यह है कि इस सिद्धांत द्वारा प्रभुता का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है उसमें शक्ति सिद्धांत को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि उसमें यह माना गया है कि उच्च सत्ताधारी अपने आदेशों को पालन करने की स्थिति में इसलिए होता है कि वह शक्तिशाली होता है, परंतु वास्तविकता यह नहीं होती। वस्तुतः जनता का बड़ा भाग कानून के रूप में राज के आदेशों का पालन इसलिए नहीं करता है कि यह सत्ताधारी की शक्ति के प्रमुख असहाय होता है, बल्कि इसलिए करता है कि कानून के रूप में जनता की इच्छा की ही अभिव्यक्ति होती है और उसके पालन में ही उसका कल्याण निहित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी इसमें संदेह नहीं कि उसके द्वारा संप्रभुता के जिस कानूनी पहलू पर बल दिया गया है वह बड़े महत्व का है, क्योंकि उसके द्वारा प्रभुता के मौलिक और राजनीतिक रूपों की अनिश्चितता निश्चितता में ढल जाती है। प्रिय छात्रों, मुझे आशा है कि आप मेरे इस वीडियो रिकॉर्डिंग टीचिंग से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।